आप गौर फरमाएं कि देश के प्रधानमंत्री यदि चुनाव के दौरान भाजपा से निष्कासित एक बागी नेता को फोन करके चुनाव से हटने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है, तो आप समझिए कि चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए क्या कुछ नहीं होता होगा, जिसके अंदर हम जानते हैं, प्रमाणित है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा कि बीजेपी के पास पीएचडी है, चाहे वो कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, मणिपुर से हो, और इसके अतिरिक्त कई और ऐसे मील पत्थर। तो मैं ये कहना चाहूंगा विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री से कि आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक दुर्व्यवस्था पे, सुशासन की तरफ, न कि आप राधा स्वामी सत्संग जाएं ब्यास में। क्यों? क्योंकि चुनाव हिमाचल में पास में पड़ोस में होने वाले हैं। ये सिर्फ आपकी पार्टी का, आपके सिस्टम का भय, घबराहट और बौखलाहट दर्शाता है। ये जाहिर है कि बीजेपी को धर्म और ऐसे डेरे और ये सब मुद्दे तब याद आते हैं जब वोटों की कमी पड़ रही होती है। अंत में मैं आपके समक्ष वो चीजें रखना चाहूंगा बहुत ही संक्षेप में, जो वास्तव में प्रधानमंत्री को, चीफ एग्जीक्यूटिव जो देश के हैं, उनको ध्यान आकर्षित होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। वरीयता की सूची में वो सबसे पहले आने चाहिए, न कि परमार साहब के साथ ऐसे वार्तालाप करें आप। उसमें से मुख्य है रिटेल इन्फ्लेशन, जो अंतिम कंज्यूमर के लिए महत्व रखता है, और सिर्फ एक महीने का आप उदाहरण है, कई महीनों के उदाहरण है। सितंबर 2022 में ये रिटेल यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अंतिम कंज्यूमर होता है, उसके विषय से 7.5% से थोड़ा सा कम बढ़ा है, यानी 7.4% बढ़ा है। इससे भी ज़्यादा घबराने वाली बात, इससे भी ज़्यादा एक खतरनाक बात, कि ये जो सीपीआई होता है कंज्यूमर के विषय में, ये ग्रामीण एरियाज में शहरों से भी ज़्यादा बढ़ा है, यानी ग्रामीण में इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा हुआ है। इसका मुख्य कारण है खाद्य पदार्थों की कीमतें, जो सीधा आम आदमी के पेट पे लात मारती हैं। खाद्य पदार्थ को अगर आप लें, सितंबर का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया 7.5%, उसमें खाद्य पदार्थों का, वेजिटेबल्स का यानी सब्जियों का 18% है लगभग, मिर्च मसालों का 16.8 यानी करीब करीब 17%, सीरियल्स जो हैं उनका 11.5%। ये जो 3 आंकड़े दिए मैंने आपको, सब्जियों के, मिर्च मसालों के और सीरियल्स के, ये सितंबर 2013 के बाद हाईएस्ट, सबसे ऊंचे आंकड़े हैं, यानी 9 वर्षों के सबसे बड़े। साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ना, कीमतें बढ़ना जाहिर है, क्योंकि उत्पादन की दर 0.7% यानी 0.7% गिरी है। और अंत में रोजगार, जिसको तो खैर भूल ही गई है ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भूल गए अपने वक्तव्यों को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI दिखाता है कि 7.77 यानी 7.77 था अक्टूबर का आंकड़ा, और ग्रामीण बेरोजगारी 8.04 था अक्टूबर में। मैंने आपको बहुत कम आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये उनसे आप कंट्रास्ट करिए जो वरीयता की सूची, MLAs बागियों को धमकाना, दबाव डालना, धर्मस्थानों को चक्कर लगाना डेराओं के, और चुनावी प्रचार में लगना, उस वरीयता की सूची में ऐसे आंकड़े बहुत महत्व रखते हैं। फ्रेंड्स, द कंट्री इज रनिंग ऑन ऑटो पायलट एंड द चीफ पायलट is taking rides to deras and only immersed in election campaigns. The video which we have all heard, which you have on your WhatsApps,
These developments, the contents of that, the Prime Minister's voice clearly, the contents of that show the detours, the discrepancies, the disparities, and the diversions of the Honorable Prime Minister from the real problems facing the country. Friends, I say it with great regret and with great respect, but very firmly. The nation is like Rome, which is burning with issues of inflation, unemployment, and so many others. And the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, unfortunately, is behaving like Nero, playing the music of election jingles. The video is there for all of you to see. I leave it to you and through you for the nation to judge the distorted, the completely perverted, problematic priority list of this government, of the Honorable Prime Minister. It is inverted, distorted, and a perverted priority list. I have 6 such facets to emphasize. This was the first. His priority list has to be unemployment and inflation and not meddling in an MLA election in this attempt at micromanagement. Second, his priority has to be good governance. But unfortunately, not good governance, but electioneering is the favorite job of the chief executive of the country. Third, very importantly, the Honorable Prime Minister is misusing his power, more importantly, the exalted position he holds as Prime Minister, for what I would say is a clear electoral malpractice, possibly even a corrupt electoral practice. This pressurizing of an MLA, Mr. Parmar, for the Himachal elections, not to contest, the emotional blackmail we hear on the tape, is something for which we will invoke all our remedies, including complaints to the Election Commission. Fourth, the BJP is losing ground in Himachal Pradesh and is going to be defeated. This is very clear from the desperation in such conversations, and they reflect the fear, the frustration, and the absolute insecurity of the central ruling dispensation and, what is worse, of its chief executive, the Honorable Prime Minister. Fifth, we leave it to the nation to judge whether the exalted office of the Prime Minister should at all be stooping to such levels to indulge in such election issues for an MLA election. And last, an analogy which I want to emphasize. If the BJP's chief executive, if the government's chief executive can go to such lengths for a particular MLA seat, you can imagine the validation given to the past track record of this government in toppling elected governments, in toppling non-BJP elected governments. We all know the PhD which this dispensation has through a series of Karnataks, Goas, Maharashtras, and Manipurs, along with many other milestones of a similar kind. Instead of doing good governance, instead of trying to ameliorate the devastating impact on an economy, the Honorable Prime Minister visits the Radha Swami Satsang at Beas merely because elections are around the corner in a neighboring state, Himachal. Desperation and fear is writ large in such actions. But we know for a long time that religion is remembered by the BJP only when votes are scanty. Let me end, friends, by giving you 3 or 4 very short, quick parameters, not inundating you with figures. That should be the real priority of the Honorable Prime Minister. That should be the real focus. Retail inflation at the consumer price level, which is where it affects the common man, is in September 7.41%. What is worse and more alarming, the rural consumer price index inflation is slightly higher than the urban one. And the principal reason is that food prices have skyrocketed. Food prices skyrocketing are a form of inflation which hit the common man in the solar plexus.
They devastate his life, his economy, his household. Just note 3 figures of the food products inflation skyrocketing. Vegetables in September have inflated by 18.05%. Vegetables 18.05%. Spices by 16.88%. And cereals by 11.53%. This, by the way, friends, is the highest figures of these 3 items since September 2013, my apologies, which is 9 years ago. Inflation is bound to go through the roof when, on the other hand, manufacturing is contracting. It was contracted by 0.7% last month. Lastly, friends, a forgotten category, a forgotten constituency, a forgotten suffering. Berozgari unemployment rate in India stood at 7.77% in October, the highest ahead of September, ahead of earlier months. CMI figures show that rural unemployment in October is even higher at 8.04%. But none of this is a priority. The priority is what you see in that tape. And that is our complaint. Those are the 6 facets which I have highlighted before you. Thank you. सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस पर आप लोग कानूनी पहलू पर विचार करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा कौन से कानून का उल्लंघन प्रधानमंत्री करते हुए मैंने 6 पहलू रखे हैं आपके समक्ष। उसमें से एक पहलू ये है, देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव में आदर्श संहिता है, चुनाव में नियम होते हैं, समतल जमीन होती है। अगर आज आप मानसिक या किसी और प्रकार का दुष्प्रभाव मेरे ऊपर डालते हैं कि तुम खड़े नहीं हो सकते, ये इसमें आपने सुना है टेप में, मैं शब्द दोहरा नहीं रहा हूं, सीधा ये है कि आप किसी रूप में खड़े नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे, नहीं होना है, ये बड़ा स्पष्ट है। और उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का संदेश मानता हूं, ये शब्द आकाशवाणी है। तो इस प्रकार से अगर कुछ चीज होगी तो मैं समझता हूं कि ये समतल जो जमीन जिसके आधार पर जो मर्जी जिसका मर्जी हो, जो स्वतंत्र रूप से जो चाहे कर सकता है, उसका उल्लंघन है। और दूसरा, आदर्श संहिता मैं हूं, आप हो या प्रधानमंत्री हो, उनके लिए सबके लिए लागू होता है। तो हम इसका जो भी कानूनी बनता है हम निश्चित रूप से याचिका करेंगे। बिल्कुल, मैंने लिखा, लिख के दिया आपको। मैडम, इस पे पहले इसको खत्म कर लेते हैं। आई विल कम टू यू। आमतौर पे पार्टियां इस तरह की बातें करती है, कोशिश करती है जो बागी होते हैं उनको मनाने के लिए। आपकी पार्टी भी करती है और बीजेपी के लोग भी करते हैं। ये आमतौर वाली बात नहीं है, आपका बात सही है, आपने अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जब एक व्यक्ति जो गिड़गिड़ा के मांग रहा है, उससे बात करते हैं और उसको बिना सुने इस प्रकार से मानसिक उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं, तो वो आमतौर की बात हुई क्या? आपने किस प्रधानमंत्री को सुना इस प्रकार से एमएलए इलेक्शन में बात करते हुए? और चुनाव संहिता के बाद एक प्रकार से ये उसको समझा देना, चेतावनी दे देना कि किसी कारण से आप खड़े नहीं होंगे और खड़े होंगे तो आप समझते हैं इसका दुष्प्रभाव। मैं नहीं समझता कि ये आमतौर की बात है। एनीबडी एल्स ऑन दिस सब्जेक्ट? नहीं, वो तो आ रहे हैं, और तो नहीं ना, इस पे कुछ तो नहीं है ना, पहले वाले पे। इस क्वेश्चन पे पीएम के बाद ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए, आप पहले पूछिए। गुजरात इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस को 5 सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पंजाब इलेक्शन में भविष्यवाणी की थी और वो सच साबित हुई, वैसे ही मैं लिख के देता हूँ कि कांग्रेस को 5 सीटों से ज्यादा नहीं आया। मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने पेशे को बदल के भविष्यवाणी वाला पेशा ले लेना चाहिए। हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि हम राजनीति से भविष्यवाणी में चले जाएं। और अंग्रेजी में कहावत है, वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। एक बार अगर आप जीत गए तो वो भविष्यवाणियाँ हर प्रदेश में अगर चलती होती तो मैं समझता हूँ कि पूरा चित्रण ही अलग होता। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि ये भविष्यवाणियाँ छोड़ दीजिए जनादेश पे, ये भविष्यवाणियाँ छोड़ दीजिए उस जनता पे जो वोट देने वाली है, और अपने गिरेबान में झांक के अपने लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं उनका ध्यान दीजिए। नहीं, इनका सॉरी,
coming at this juncture? It's obvious you have answered your own question. Mr. J.P. Nadda's party, and he as the president of his party at the national level and his party at the state level, has been in power in the state for 5 years and in the center for 8+ years. Simply ask him that we are very glad to hear your statement, Mr. Nadda. Why have you not done it for the last 8 years and 5 years respectively? When he answers that question, then we will give you the answer. देखिए, चुनावी हथकंडे हम सब समझते हैं. चुनाव में जब वोटों की कमी होती है तो धर्म याद आता है. चुनाव में जब वोटों की कमी होती है तो ऐसे वायदे याद आते हैं जो 5 वर्ष से आप सत्तारूढ़ में हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आप पद पे बैठे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया. और आप उससे भी ज्यादा देश के सेंट्रल लेवल पे 8 वर्ष से हैं. आप हमेशा चुनाव के वक्त कभी कभी बोलते रहते हैं. और तीसरा पहलू कि आप समझते हैं कि यूसीसी प्रादेशिक स्तर पे चल सकता है. ये कभी किसी ने कानून के अनुसार किसी ने अपना माइंड अप्लाई किया कि आपके प्रदेश में यूसीसी है, साथ वाले प्रदेश पे जाओगे तो यूसीसी नहीं होगा. तो मैं मतलब उत्तर प्रदेश से ट्रैवल करूंगा हिमाचल और हिमाचल से ट्रैवल करूंगा बंगाल, तो मेरा यूसीसी बदलता रहेगा. उसके अनुसार मैं शादी करूं, कुछ करूं. तो कभी आपने सुना ये एक प्रदेश नहीं किया, ये कई बीजेपी प्रदेश होड़ में लगे हैं. ये होड़ है राजनीतिक, ये होड़ है देश को बदलाने वाली, ये होड़ है जनता दरादन को ये समझना कि वो घास खाती है, लेकिन वो घास नहीं खाती, वो आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है. मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको चुनावी हथकंडों की बात कर रहा हूं. अधिकार क्षेत्र कानूनी मुद्दा होता है, वो तो कोर्ट कचहरी में निर्णित होगा. लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये अधिकार क्षेत्र होता तो कितने यूसीसी होंगे और कितने नहीं होंगे. 3 पहलू आपने ध्यान नहीं दिया कभी बोलते हुए. आपने मतलब उन 4 प्रदेशों ने जिन्होंने अभी तक घोषणा की है, ये चौथा प्रदेश है शायद हिमाचल. नंबर 1 कि जो व्यक्ति शादी करता है, निर्वाह करता है, उसके जो डिवोर्स और रहने के जो रूल्स हैं वो बदलेंगे प्रदेश वाइज. नंबर 2 वो जिस प्रदेश में शादी करेगा उसके अनुसार वो निर्णित कर लेता है कि कौन सा कानून मुझे अप्लाई करेगा. नंबर 3 आप वही यूसीसी का कॉमन मॉडल नहीं होगा हर प्रदेश में. मिस्टर पुनिया के प्रदेश में मॉडल ए होगा, मेरे प्रदेश में मॉडल बी होगा. और अखिल भारतीय स्तर पे 8 साल से आप कुछ नहीं कर पाए. तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं इसकी मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ धूल झोंकने वाली बात कर रहा हूं कि दूसरा आदमी के आंख में जितनी धूल घुसा सको घुसाओ और फिर चुनाव के लिए वोट मांगने जाओ. सर लेकिन एक और मामला इससे जुड़ा हुआ है कि नड्डा ने ये भी कहा है कि जो वक्त बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसका एक सर्वे कराया जाएगा, करा के उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. अब तो एग्जैक्टली जो मैंने बोला अभी वही वापस दोहरा सकता हूं मैं आपको. एग्जैक्टली एक शब्द मेरा आप उसका वापस दोहरा दीजिए. मैं वापस नहीं कहना चाहता वो बात. चुनावी हथकंडा, दूसरों को मूर्ख समझना, और उनको शायद ये ध्यान नहीं हो, यद्यपि वो संबंधित हैं कानून से, कि एक वक्फ एक्ट होता है, वो अखिल भारतीय एक्ट है. उसके विषय में अभी हाल में ही बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ है उच्चतम न्यायालय में, जहाँ मैं खुद पेश हुआ हूँ. उसके नियम होते हैं, उसके रूल्स होते हैं. सिर्फ ये कह देना कि मैं ये कर देंगे, उस एक्ट के अनुसार करना पड़ता है. और इसका क्या कनेक्शन है हिमाचल से, जबकि आपने 5 साल से वहां कुछ नहीं किया और अखिल भारतीय स्तर पे 8 साल से नहीं किया. वो अखिल भारतीय एक्ट है, वो ऑल इंडिया एक्ट है ऑलरेडी, ऑल इंडिया वक्फ एक्ट. जी अगर चुनाव में कांग्रेस से पूछा जाएगा कि समान नागरिक संहिता पर पार्टी का क्या स्टैंड है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने कह रखा है हमेशा, कोई नई चीज नहीं है. हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अगर एक सहमति और कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो और उसके बाद बहुत हद तक वो सहमति अधिकतर दिखे. लेकिन आप इस प्रकार के धूल झोंकने वाले, बरगलाने वाले, मूर्ख बनाने वाले वक्तव्यों को इसका समर्थन चाहते हैं, तो मैं समझता हूं हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसको एक्सपोज करें. This is not for us to comment upon. This is for the MEA, which is the one which, because political parties in a domestic country have no jurisdiction about an international country. We cannot even approach them. I think this is only an interim or a one report, that too not by the official agencies. As and when it comes, we will see it, but we are very happy if there is a report which is objective, provided its worth is proved, and this is for the MEA to take up
And unless the government of India issues an official statement, there is nothing for us to react upon. We will react only when the government of India takes an official stand. Let the government of India say what they want to say on this. सिंह सर, अगर आप परमिट करें तो क्या आप ये समझे आपके बयान से कि चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश का आपका आरोप है बीजेपी पर, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर समान नागरिक संहिता के पक्ष में है कांग्रेस? ये हम आपकी बात से जो मैंने कहा, मेरे शब्द आप वापस रीट्रांसलेट नहीं कर सकते. मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कहा जो मैंने कहा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. अब देखिए, ये तो आपको, मैं नहीं समझता कि कोलिजियम या नेशनल जुडिशियल कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियुक्तियों का प्रक्रिया है उस पर कोई डिबेट आपत्तिजनक है. ये नहीं कह रहा हूँ मैं. जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज मुद्दा एक नेशनल जुडिशियल कमीशन को प्रस्तावित करने के बाद और उसको असंवैधानिक करार करने के बाद ये मुद्दा बंद हो गया है. अभी पिछले 3 महीने से क्या चीज़ हो गई है जो बार बार माननीय कानून मंत्री ये कहते हैं. मैं ये समझ सकता हूँ कि जब ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग प्रस्तावित और पारित हुआ था तब ये डिबेट लाइव था. जब वो असंवैधानिक हो गया है, जब आप सरकार, मैं 3 पहलू आपके लिए बड़ी गौर से फरमाइए, जब आप सरकार उसके बाद अभी तक कोई नया कानून नहीं लाए हैं, जो इस देश का कानून है वो निर्णय है जो आया था कुछ वर्ष पहले, तो क्या फायदा ये बार बार वाक्य और भाषण और वक्तव्य देने का? क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या ये है कि आप सर्वोपरि रूप से ये अधिकार क्षेत्र अपने पास, केंद्र सरकार के पास लाना चाहते हैं? क्या आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है विलंब करने का, नियुक्तियों को नहीं मानने का, 2 बार पारित हुई नियुक्तियां जो उच्चतम न्यायालय 2 बार पारित करता है उसको भी नहीं मानने का, उसको बदलना चाहते हैं जिससे कि अधिकार क्षेत्र सिर्फ आपका एकाकी हो? लेकिन ये सब डिबेट आज एक बार नहीं, माननीय रिजिजू जी ने कम से कम 4 बार कहा है पिछले कुछ हफ्तों में. ये मैं समझता हूं संदेहजनक है, आपत्तिजनक है. इसका कोई ना कोई बाहरी इरादा है और इसको वो खुद स्पष्ट करें कि जब वो कुछ कानून नहीं लाए हैं, कुछ चीज नहीं कहा है, तो ये बार बार वक्तव्य देने से क्या फायदा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.